उस आदमी के सामने दादी सब कुछ कह देती है, लेकिन दादी अब अपने लापता पति को वापस पाने के लिए लगभग पागल हो चुकी है। इसीलिए उस आदमी को दादी की बातों का ख्याल आ जाता है और वह दादा की तलाश में निकल पड़ता है। यहीं से वो आदमी एक बहुत बड़े और खतरनाक जाल में फंस जाता है। असल में उस आदमी के दादा बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। अब वह भूत बनकर एक घर में ढेर सारी संपत्ति की रखवाली कर रहा होता है। वो आदमी अपनी 3 गर्लफ्रेंड्स के साथ दादा को ढूंढने आता है और उसी मरे हुए दादा के जाल में फंसकर उस घर में कैद हो जाता है। अब उस आदमी और उसकी तीनों गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा, ये आप आज के इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो बिना देर किए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के नरसापुर फॉरेस्ट से। उस जंगल के रास्ते से एक लाश ले जाने वाली गाड़ी में एक आदमी लावारिस अस्थियां लेकर घूम रहा होता है। वो आदमी अस्थियां लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट का कर्मचारी बताता है कि यहाँ बाहर का खाना अलाउड नहीं है। आदमी कहता है, मैं कोई खाना लेकर नहीं आया हूँ, मेरे पास तो लावारिस लाश की अस्थियां हैं। इन अस्थियों को सम्मान के साथ विदा करने के लिए मुझे पैसे भी मिले हैं। आदमी जैसे ही वो पैसे निकाल कर दिखाता है, पैसे जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। पैसे लेने के लिए जब आदमी जंगल में जाता है तो वो एक मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। मगरमच्छ को देखकर डर के मारे आदमी जंगल के अंदर एक वीरान राजमहल में पहुंच जाता है। उसी समय पैसे भी उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। महल के अंदर घुसते ही आदमी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अंदर बिल्लियां होती हैं, दीवारों पर बनी आंखें हिलने लगती हैं, अपने आप पियानो बजने लगता है, एक कटा हुआ सिर वाला शरीर पड़ा होता है। वहीं आदमी को एक सिंहासन भी दिखाई देता है। ये सब देखकर डरते डरते आदमी सिंहासन की तरफ बढ़ता है। तभी सिंहासन पर रोशनी पड़ती है। उसी वक्त कोई अदृश्य आवाज आदमी से कहती है, क्या क्या लेकर आया है, सब रख दे। आदमी डर के मारे सब कुछ रख देता है, लेकिन तभी वो कटा हुआ शव आदमी की गर्दन पर तलवार चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक बाजार दिखाया जाता है। उस बाजार में अनीता नाम की लड़की को जब एक बदमाश परेशान करता है तो कहानी का हीरो राजू उस बदमाश को सबक सिखाता है। ये अनीता राजू की करीबी होती है। उसी बाजार में राजू की दादी इधर उधर घूमते हुए कुछ ढूंढती रहती है। राजू की दादी अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। राजू की दादी काफी समय से अपने पति को ढूंढ रही होती है। राजू दादी को बताता है कि दादा मर चुके हैं, लेकिन दादी देखती है कि उसकी गले में मंगलसूत्र अब भी है, और क्योंकि वह सब कुछ भूल जाती है इसलिए यह मान भी लेती है कि दादा मर गए हैं। राजू दादी को घर ले आता है। घर आकर भी दादी खाना पीना छोड़कर बस राजू के दादा की तस्वीर को देखती रहती है। ये देखकर राजू कहता है, तुम्हें कुछ खाना नहीं है, तुम बस तस्वीर ही देखती रहती हो। मैं जा रहा हूँ, क्या मेरे पिता नहीं है कि मैं थोड़ा तुम्हारे साथ रहूं? लेकिन तुम हर समय दादा के बारे में ही सोचती रहती हो, और वैसे भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मैं जा रहा हूँ। तब दादी कहती है, वादा करती हूँ कि मैं अब तेरे दादा के बारे में नहीं सोचूंगी। इसलिए राजू नहीं जाता। लेकिन थोड़ी देर बाद दादी फिर से वादा तोड़ देती है और दादा के बारे में सोचने लगती है। राजू इसे मान लेता है क्योंकि उसकी दादी अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित होती है। अगले दिन दादी की प्रार्थना में बस यही होता है कि उसका पति वापस आ जाए। इसी दौरान राजू की अपने दोस्त से मुलाकात होती है। राजू का दोस्त राजू और दादी को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। वह शादी की तस्वीरें भी दिखाता है। राजू जब तस्वीरें देखता है तो एक तस्वीर के साइड में उसे दादा के चेहरे जैसा कोई आदमी दिखाई देता है। वह तस्वीर दादी को दिखाता है। दादी कहती है, यही तेरा दादा है। तब राजू दोस्त से पूछता है, ये तस्वीर कहाँ खींची है? दोस्त बताता है, चार मीनार। राजू चार मीनार थाने के एक जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर को फोन करता है और कहता है, आपके इलाके में मेरे दादा दिखाई दिए हैं। पुलिस बताता है, ये तो बहुत पुराना गुमशुदगी का केस है, इस केस में उतरने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तो लगेंगे ही। अब राजू क्या करेगा? उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अनीता के पिता के पास बहुत पैसा है, इसलिए राजू अनीता को डार्लिंग कहकर उससे 5 लाख रुपए ले लेता है। फिर जब चार मीनार के लिए निकलने का समय आता है, चार मीनार पहुंचता है। वहां उनके गांव का ही एक आदमी उन्हें रिसीव करता है। वो सबको बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन असल में वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है। राजू पुलिस स्टेशन जाने के लिए उसकी ऑटो में बैठता है, लेकिन रास्ते में एक सिस्टर को देखकर राजू उस पर फिदा हो जाता है। इसीलिए सिस्टर को देखते देखते वो चर्च पहुंच जाता है। चर्च के पास बैठी एक छोटी लड़की के जाल में राजू फंस जाता है। बातों बातों में वो लड़की राजू से पूछती है, तुम तो जिंदगी में कभी चर्च नहीं आए हो, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? राजू उस सिस्टर की तरफ इशारा करके कहता है, मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनते ही लड़की सबके सामने चिल्लाकर सिस्टर से कहती है, ये आपको प्यार करता है। इससे सिस्टर के साथ साथ राजू भी शर्मिंदा हो जाता है। सिस्टर अपनी बातों से फिर से मामला संभाल लेती है। थोड़ी देर बाद उस छोटी लड़की को एक डॉक्टर लेकर चला जाता है। ये देखकर राजू एक सिस्टर से पूछता है, लड़की को डॉक्टर क्यों ले गए? सिस्टर बताती है, लड़की को दिल की बीमारी है, इसीलिए आज ये प्रार्थना रखी गई थी। अगर थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाता तो आज ही ऑपरेशन हो सकता था। ये सुनकर राजू अपने पास मौजूद 5 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपए लड़की के इलाज के लिए दे देता है। सिस्टर जब राजू से नाम पता पूछती है तो राजू अपनी फोटो खींचने को कहता है। फिर कहता है, इस फोटो को शहर भर में लगाकर मुझे वायरल कर देना। पैसे देने आया हूँ तो क्या नाम पता भी देना पड़ता है, ये सब रहने दो। राजू की ये बातें सुनकर सिस्टर बहुत खुश हो जाती है। राजू के चले जाने के बाद एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से कहती है, आदमी कितना महान है, इतने पैसे दे दिए लेकिन नाम तक नहीं लिखवाया। जिस सिस्टर को राजू की आदत सी पड़ गई थी वो फिर से राजू की फोटो देखना चाहती है
और राजू की फोटो देखकर वो सिस्टर भी राजू की दीवानी हो जाती है। इसी बीच राजू पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही उसका जान पहचान का आदमी यानी मामा राजू को सीआई साहब के पास ले जाता है। सीआई साहब जब पूरे केस की डिटेल पूछते हैं तो राजू बताता है कि गुमशुदगी का मामला उसके जन्म से पहले का है। एक फाइल निकालकर गंगा राजू नाम के आदमी की फोटो दिखाई जाती है। राजू बताता है, देवनगर साम्राज्य के राजा मेरे दादा थे और ये गंगा राजू मेरे दादा के लिए काम करता था। एक दिन वो सोने का संदूक लेकर भाग गया। उसी संदूक की तलाश में जब दादा निकले तो वो लापता हो गए। उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आए। इसलिए दादी ने मुझसे कहा है कि दादा को वापस लाने के साथ साथ गंगा राजू और संदूक भी लेकर आना, नहीं तो दादा वापस नहीं आएंगे। इसी दौरान जंगल में सांप पकड़ते हुए उसी गंगा राजू को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जिस सिस्टर का नाम बेसी है वो सपनों में भी राजू को देखने लगती है। इसलिए बेसी अपनी सहेली से कहती है, मेरे और उसके बीच जरूर कोई न कोई कनेक्शन है, इसीलिए मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ। सहेली कहती है, कुछ दिनों बाद तू नन बन जाएगी और ननों के लिए पुरुष हराम होते हैं। फिर भी बेसी राजू के बारे में ही सोचती रहती है। तब सहेली कहती है, तू उसे लेकर इतना सोच रही है, जरा देख कि वो तेरे बारे में क्या सोचता है। कल देखना वो तेरे लिए चर्च आता है या नहीं। अगले दिन राजू सच में बेसी को ढूंढते हुए चर्च आता है। ये देखकर बेसी कन्फेशन सेक्शन में चली जाती है। वो फादर से कहकर राजू को भी कन्फेशन सेक्शन में बुलवा लेती है। राजू कन्फेशन में आकर बेसी की आवाज सुनता है और समझ जाता है कि उसकी एंजल वहीं पास में है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। बेसी बार बार राजू को रोकती है। राजू वहीं अपने प्यार का इजहार करता है, साथ ही कहता है कि दादा को ढूंढ लेने के बाद वो अपनी एंजल से शादी करना चाहता है। ये सुनकर बेसी कहती है, तब तो तुमने कोई पाप नहीं किया, और वो उसे आशीर्वाद देना चाहती है। तभी राजू पर्दा हटा देता है और बेसी को देख लेता है। बेसी को देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वो घर में क्रिसमस मनाने लगता है, घर को सजाता है और सांता क्लॉज भी बन जाता है। तभी मामा कहता है, तू घर में राधा रानी की पूजा करता है और यहाँ आकर क्रिसमस क्यों मना रहा है? दादा को ढूंढने आया था। और ये सब शुरू कर दिया। उसी वक्त राजू के पास बेसी का कॉल आता है। पुलिस राजू के दादा की तलाश में बेसी के पास आई थी, क्योंकि बेसी ने एक बार राजू के दादा के नाम से शिकायत की थी। बेसी राजू से कहती है, तुम्हारा दादा एक चीटर है। एक बार मैं अस्पताल में एक बच्चे के इलाज के लिए पैसे लेकर गई थी। वहाँ तुम्हारे दादा ने इलाज के पैसे हड़प लिए थे। फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे राजू के दादा किसी तरह बेसी को अपने वश में करके पैसे ले लेते हैं। बेसी भी जैसे राजू के दादा की वफादार बनकर दूसरी तरफ चली जाती है। दादा पर चीटर होने का इल्जाम सुनकर राजू पूरी तरह हैरान रह जाता है। राजू पुलिस स्टेशन से ही दादी को फोन करता है, पूछता है, क्या दादा चीटर थे? क्या वो लोगों के पैसे हड़प लेते थे? दादी बताती है, नहीं, तेरे दादा ही गंगा राजू हैं। वो बहुत बड़े धनवान थे और दूसरों को अपना पैसा बांटते थे। राजू और दादी की ये बातें पुलिस स्टेशन में छिपकर गंगा राजू सुन लेता है। अगले दिन बेसी बार बार कॉल करती है, लेकिन राजू फोन नहीं उठाता, क्योंकि बेसी हमेशा उल्टी पुल्टी बातें करती रहती है। राजू के फोन न उठाने पर मामा कॉल रिसीव कर लेता है, इसलिए राजू को बेसी से बात करनी ही पड़ती है। बेसी राजू से कहती है, तुम्हारे दादा ने 3 लाख रुपए लिए थे, वो पैसे वापस दो। राजू बिना कुछ बोले फोन काट देता है। इसी बीच सीआई फिर से मामा को फोन करता है। मामा फोन नहीं उठाता तो राजू कॉल रिसीव करता है। सीआई कहता है, केस के लिए 5 लाख देने की बात हुई थी, 2 लाख तुमने दे दिए, बाकी 3 लाख कहाँ है? 5 मिनट के अंदर 3 लाख दे दो, नहीं तो तुम्हारी ही खबर ले लूंगा। मामा और भांजा दोनों 3 लाख की टेंशन में पड़ जाते हैं। तभी भैरवी नाम की एक लड़की एक बैग में भरकर 1 करोड़ रुपए लेकर राजू के सामने आ जाती है। ये देखकर राजू पूरी तरह चौंक जाता है। वो सोचता है, कोई इतना पैसा क्यों देगा? भैरवी बताती है, तुम्हारे दादा ने मेरे नाना की बहुत मदद की थी, इसीलिए नाना ने तुम्हारे लिए ये पैसे भेजे हैं। राजू और मामा बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों 3-3 लाख रुपए मांगने लगते हैं। तब भैरवी बताती है, ये पैसे सिर्फ तुम्हारे दादा के हाथों में देने को कहा गया है, इसलिए अभी ये पैसे नहीं मिलेंगे। इतना पैसा हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इसलिए मामा और भांजा अलग जाकर बात करते हैं। कहते हैं, पैसे तो चाहिए, तो क्या आप चोरी करें? वे पैसे वाला बैग लेकर भागने लगते हैं। तभी राजू सबको खूब मारपीट कर पैसे का बैग वापस ले आता है। इससे भैरवी बहुत खुश होती है और राजू को गले लगाकर थैंक यू कहती है। राजू रोमांटिक अंदाज में भैरवी से कहता है, थैंक यू कहना है तो ऐसे कहा करो। इसी रोमांटिक सीन के दौरान सड़क से कई सिस्टर गुजर रही होती है। ये सब बेसी भी देख लेती है, इसलिए बेसी कहती है, इससे अच्छा नन बनना ही ठीक है। उधर राजू भैरवी से कहता है, तुम ऐसे थैंक यू बोलोगी तो सड़क से गुजर रही सिस्टरों में मेरी एंजल देख लेगी और उसका मन खराब हो जाएगा, है ना? ये तो मैं होने नहीं दूंगा। ये कहकर वो भैरवी को दूर धकेल देता है। तभी वो जान पहचान का टैक्सी ड्राइवर राजू से कहता है, रास्ते से जो लोग जा रहे हैं वो सिस्टर नहीं है, वे नन होती है। तुम्हें पता है नन कौन होती है? राजू कहता है, मुझे ये सब जानकर क्या करना है? ड्राइवर तभी एक नन को रोककर ननों के बारे में पूछता है। वो सिस्टर नन बताती है, हमारे लिए पुरुष संग बिल्कुल मना है। ये सुनकर राजू पूरी तरह टूट जाता है। जिस एंजल के प्यार में वो डूबा हुआ था वो एक नन निकली। राजू घर आकर खूब शराब पीता है। वो सांता क्लॉज को भी बहुत कुछ सुनाने लगता है। मामा उसे रोकने की कोशिश करता है। राजू गुस्से में मामा को थप्पड़ मार देता है। साथ ही ड्राइवर से कहता है, तू मुझे उन सिस्टरों की गली में क्यों ले गया था? ये कहकर वो ड्राइवर को भी मारता है। उसी वक्त भैरवी वहां आ जाती है। नशे में राजू भैरवी को बेसी समझ लेता है। वो भैरवी से प्यार की बातें करने लगता है। कहता है, एक बार मेरी हो जाओ, देखो फिर कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा।
ये सब सुनकर भैरवी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद राजू भैरवी की गोद में ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन गंगाजू भैरवी को फोन करके कहता है, मैंने तुम्हें राजू के साथ रहने को कहा था और तुम ये सब क्या कर रही हो। गंगाजू भैरवी का नाना होता है। भैरवी अपने नाना से कहती है, मुझे राजू से प्यार हो गया है, वो बहुत अच्छा लड़का है करके बताती है। रात में दादी ने दादा को सपने में देखा था, इसलिए वो बैग पैक करके निकल गई और फोन भी साथ ले जाना भूल गई। मैंने ट्रैवल कंपनी से पता किया है, वो हैदराबाद की एक जगह पर उतरी है। इसी दौरान दादी को सड़क पर अकेले चलते हुए दिखाया जाता है। दादी के शरीर पर बहुत सारा सोना होता है। सड़क के बदमाशों की नजर उस पर पड़ जाती है और वे दादी को पकड़ लेते हैं। इधर राजू भैरवी को साथ लेकर दादी को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में दादी के कपड़े मिलते हैं। उधर गुंडे दादी से सारा सोना छीनने लगते हैं। जब वे मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी भैरवी आकर सबको मारने लगती है। भैरवी की ऐसी फाइट देखकर राजू पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो दादी को एक तरफ बैठाकर सिर्फ भैरवी की लड़ाई देखता रहता है। कुछ देर बाद भैरवी गुंडों के हाथों फंस जाती है। वो राजू को आवाज देती है। राजू कहता है, मेरी एंट्री से पहले ये सोचना चाहिए था। फिर भी वो सबको मार देता है। इसके बाद जब वो दादी के पास आता है तो दादी पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा है। राजू कहता है, मैं तो दादा की खोज में आया हूँ। ये सुनकर दादी कहती है, जब तक तुझे दादा नहीं मिल जाते मैं तेरे साथ ही रहूंगी। राजू दादी से कहता है, मैं 2 दिनों में दादा को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अगले दिन जब राजू सीआई से मिलने जा रहा होता है तो उसे गंगाजू दिखाई देता है। राजू उसका पीछा करता है। कुछ देर बाद गंगाजू को पकड़कर मारने लगता है। पूछता है, संदूक कहाँ है। गंगाजू कहता है, संदूक मैंने नहीं लिया, तुम्हारे दादा ने ही चोरी किया था। ये सुनकर राजू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गंगाराजू को मार डालने ही वाला होता है। तभी भैरवी आकर कहती है, उसने जो कहा है सब सही कहा है। राजू भैरवी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। भैरवी बताती है, वो मेरे नाना है। गंगाराजू राजू से कहता है, तुम्हारे दादा की वजह से ही आज दादी की ये हालत है। तुम्हारी दादी कोई साधारण औरत नहीं है, वो बहुत बड़ी धनवान है। देवनगर साम्राज्य की राजमाता गंगा देवी ही तुम्हारी दादी है। अब गंगा देवी के शासनकाल को दिखाया जाता है। गंगा देवी बहुत ही प्रभावशाली शासिका थी। उनके राज्य में कंकाजू नाम का एक भिखारी था। एक दिन गंगा देवी गरीबों को खाना बांटने आई। इसे देखकर कंकाजू रानी के पास आता है और उनका हाथ पकड़कर खाना मांगता है। ये देखकर गंगा देवी का प्रधान सेनापति गंगाराजू गुस्से में आ जाता है। सब मिलकर कंकाजू को बुरी तरह पीटते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं। कंकाजू बदला लेने की कसम खा लेता है। वो कहता है, अपने खून के बदले इस पूरे राज्य पर कब्जा करेगा और गंगा देवी को अपना बनाएगा। इसके लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। वो महातांत्रिक वैरागी रास्तानाथ के पास जाता है। वैरागी कहता है, जो तू चाहता है उसके लिए बलिदान देना होगा। कंकाजू बिना सोचे समझे अपना हाथ काट लेता है। वैरागी कहता है, अब तेरे खून को पीने के लिए खून का प्यासा आएगा। कंकाजू कहता है, कोई बात नहीं, आने दो। कंकाजू की ये हिम्मत वैरागी को पसंद आ जाती है। वो तंत्र के जरिए उसका हाथ फिर से जोड़ देता है। फिर उसे एक कुएं के भीतर पाताल में छोड़ देता है। कहता है, यहाँ बहुत दिनों तक ध्यान करना होगा। कंकाजू वही करता रहता है। कुछ समय बाद वो ध्यान के बल पर देवी को अपने वश में कर लेता है। एक ही रात में गंगा देवी से शादी कर लेता है। फिर राजमहल का सारा धन लेकर भाग जाता है। सब लोग उसे ही चोर गंगाराजू समझ लेते हैं और उसके हाथ में संदूक की चाबी थमा देते हैं। इसके बाद सब मिलकर गंगा देवी को राजमहल से निकाल देते हैं। गंगा देवी बिना कुछ कहे अपने इकलौते बेटे को लेकर राजमहल छोड़ देती है। वो साधारण जीवन जीने लगती है। बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी कर देती है। फिर एक पोता पैदा होता है, लेकिन कुछ समय बाद बेटे और बहू दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद गंगा देवी अपने इकलौते पोते के साथ रहने लगती हैं। गंगाराजू से ये सब सुनकर राजू बहुत भावुक हो जाता है। वो दादी को फोन करके कहता है, तुम राज्य छोड़कर ऐसे क्यों रह रही हो और मैं इतनी तकलीफें क्यों झेल रहा हूँ। दादी कहती है, चिंता मत कर, तेरे साथ दुर्गा देवी की शक्ति है, तेरा ये संघर्ष जल्द ही खत्म होगा। इसके बाद राजू गंगाराजू से पूछता है, दादा का सुराग कहाँ मिलेगा। गंगाराजू बताता है, मेरी टीम ने कंकाजू का सुराग नरसापुर फॉरेस्ट में पाया था। मैं वहां गया था लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। नरसापुर फॉरेस्ट का नाम सुनते ही राजू भैरवी, मामा और ड्राइवर दोस्त को लेकर निकल पड़ता है। जंगल में घुसने से पहले राजू दूरबीन से पूरे जंगल को ध्यान से देखता है। जंगल के बीचों बीच उसे एक वीरान राजमहल दिखाई देता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। फिर सब मिलकर उस राजमहल में घुसते हैं। अंदर जाने पर दीवार पर कंकाजू की एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर राजू समझ जाता है कि उसका दादा यही था। वो हर तरफ खोजबीन शुरू कर देता है। तभी एक कमरे में शुरुआत वाला वही आदमी बांधा हुआ दिखाई देता है। असल में उसे मारा नहीं गया था। इधर राजू जब एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे ढेर सारा धन दिखाई देता है। उसी में वो संदूक भी होता है। राजू जैसे ही पैसे को छूने जाता है, तभी वो आदमी आकर कहता है, पैसे को हाथ मत लगाना, नहीं तो यहाँ से चले जाना। आप लोग जिस इंसान को ढूंढने आए हैं, इसलिए गंगाराजू को पूरी तरह खत्म करने ही वाला था कि तभी भैरवी आकर कहती है, उन्होंने जो कहा है सब बिल्कुल सही कहा है। तब राजू भैरवी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। भैरवी बताती है, वो मेरे नाना है। तब गंगाराजू राजू से कहता है, तुम्हारे दादा की वजह से ही आज दादी की ये हालत है। तुम्हारी दादी कोई साधारण औरत नहीं है, वो अपार संपत्ति की मालकिन है। देवनगर साम्राज्य की राजमाता गंगा देवी ही तुम्हारी दादी है। इस दौरान गंगा देवी के शासनकाल को दिखाया जाता है। गंगा देवी एक बेहद प्रभावशाली शासिका थी। उनके राज्य में कंकाजू नाम का एक भिखारी था। एक दिन गंगा देवी गरीबों को खाना देने आती हैं।
ये देखकर कंकाजू रानी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर खाना मांगने के तुरंत बाद राजू को उसकी दादी का फोन आता है। दादी बताती है कि कंकाजू अब उनके पास है। तब राजू सबको कहता है कंकाजू अभी दादी के पास है, यहाँ आने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। इतने में हम यहाँ से धन संपत्ति लेकर निकल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भूत को आने में क्या देर लगेगी। फिर भी राजू सबको लेकर धन संपत्ति वाले कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में घुसते ही सब देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ कब्रें हैं। एक चिता जल रही होती है। तब वार्ड बॉय बताता है कि कंकाजू अपनी चाल चल चुका है। उसी वक्त वार्ड बॉय को याद आता है कि यहीं उसने कंकाजू की चिता जलाई थी। तभी सब लोग चिता के बीच कंकाजू को हिलते डुलते देखते हैं। कंकाजू चिता से उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। राजू डर जाता है और सबसे पहले वहाँ से भाग निकलता है। उसके पीछे पीछे सब एक कमरे में आ जाते हैं। कमरे के एक कोने में आकर राजू दुर्गा को पुकारता है। तब वार्ड बॉय राजू से कहता है आपने तो कहा था कंकाजू को यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा। अब सब खतरे में थे। डर के मारे सब एक कोने में सिमट जाते हैं। तभी राजू को भैरवी दिखाई नहीं देती। भैरवी दूसरे कमरे में होती है। सब लोग भैरवी के पास पहुंचते हैं। भैरवी बताती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजू देखता है कि डर के मारे भैरवी की कमर कांप रही है। ये देखकर राजू उसकी कमर पर हाथ रख देता है। डर के माहौल में दोनों रोमांस की तरफ बढ़ने लगते हैं। मामा और दोस्त ये देखकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। दोनों कमरे में रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन सब मिलकर तय करते हैं कि रस्सी के सहारे यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए बालकनी से एक रस्सी बांधी जाती है। सबसे पहले उसी रस्सी से ड्राइवर दोस्त उतरता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो एक अदृश्य हाई वोल्टेज लाइन से करंट खाकर नीचे गिर जाता है। अब सब उसे देखने आते हैं। हाई वोल्टेज करंट लगने से वो मरा तो नहीं होता, लेकिन उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। ये देखकर राजू हैरान रह जाता है। उसका दादा चारों तरफ कितनी तैयारियां करके बैठा था। समय महल में एक गाड़ी दाखिल होती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गाड़ी लेकर और कोई नहीं, बेसी आती है, वो भी मॉडर्न कपड़ों में। बेसी को देखकर राजू भड़क जाता है, लेकिन भैरवी जलने लगती है। असल में बेसी वहां उन 3 लाख रुपए लेने आई होती है। इतने दिनों तक राजू को पता ही नहीं था कि बेसी उससे फोन करके पैसे मांग रही थी। बेसी अपने साथ चर्च का एक ब्रदर भी लाई होती है। वो आकर राजू से दादा द्वारा चुराए गए 3 लाख रुपए मांगता है। राजू कहता है यहाँ तो कमरा भरकर धन संपत्ति पड़ी है और तुम 3 लाख रुपए के पीछे पड़े हो। तब बेसी और ब्रदर पूछते हैं धन संपत्ति वाला कमरा कौन सा है। राजू उन्हें वही कमरा दिखा देता है, लेकिन राजू बेसी को जाने से मना करता है। बेसी किसी की बात नहीं सुनती और ब्रदर को साथ लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही भैरवी राजू से कहती है तुम्हें क्या समस्या है, तुम बेसी के पीछे इतना क्यों पड़े हो। उधर अंदर जाकर बेसी और ब्रदर इतना सारा धन देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। ब्रदर सोने के गहने अपने शरीर पर पहनकर मजे करने लगता है। तभी वो अचानक पूरी तरह गायब हो जाता है। बेसी चारों तरफ देखकर ब्रदर को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक ताबूत पर पड़ती है। वहाँ बेसी एक डरावने आदमी को बंद हालत में देखती है। कुछ ही पल में वो गायब हो जाता है और फिर अचानक उसके सामने आ जाता है। ये देखकर बेसी चीखते हुए बाहर भागती है। उसकी चीख सुनकर सब डर जाते हैं। राजू बेसी को पकड़कर गले लगा लेता है। उसी वक्त भैरवी भी वहीं मौजूद होती है। राजू का बेसी को गले लगाना देखकर भैरवी गुस्से में आ जाती है। उधर बेसी अकेले कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन ब्रदर के न लौटने पर सब मान लेते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। थोड़ी देर बाद ब्रदर भी डर के मारे कमरे से बाहर निकल आता है। वो बताता है कि भूत उसके साथ ताबूत में लेटा था। ये देखकर वो डर के मारे भाग आया। बेसी बहुत डर जाती है और अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगती है। उसी वक्त राजू कमरे में दाखिल होता है। राजू को अचानक देखकर बेसी और डर जाती है। तभी राजू को दादी का फोन आता है। दादी कहती है मैंने सपने में तेरे दादा को देखा है, वो ठीक तो है ना। राजू कहता है मुझे पता है, दादा तुम्हारे सपने में आए हैं, इसमें नया क्या है, और दादा जिंदा है, बहुत जल्दी उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगा। राजू इस तरह झूठ बोल देता है। दादी का फोन कटते ही कमरे में लगी दादी की तस्वीर से भूत बाहर निकल आता है। इसे देखकर राजू डर तो जाता है, लेकिन अपने डर को जाहिर नहीं करता। राजू बेसी से कहता है आज जो भी हो जाए मैं तुम्हें एक सच्चाई जरूर बताऊंगा। इसके लिए दोनों एक कंबल के अंदर चले जाते हैं। कंबल के अंदर उन्हें एक साया दिखाई देता है। डर लगने पर भी आंखें बंद करके राजू बेसी से कहता है पहली नजर में मैं तुमसे प्यार कर बैठा था। ये सुनकर बेसी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो पूछती है तो फिर भैरवी का क्या। तभी ड्राइवर दोस्त कंबल हटा देता है। वो साया उसी का होता है। वो बताता है राजू की जिंदगी में भैरवी की एंट्री मेरी वजह से हुई है। मैंने ही कहा था कि तुम एक नन हो। ये सब सुनकर राजू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। राजू का मन ठीक करने के लिए मैं भैरवी को बुलाता हूँ। इस दौरान राजू कहता है मैं भैरवी का सिर्फ फ्रेंड की तरह हूँ। ये सब सुनकर बेसी भी राजू से कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। इसके बाद बेसी और भैरवी आमने सामने आती है। भैरवी बेसी से पूछती है क्या तुम राजू को पहले से जानती हो। बेसी ये बात बताना नहीं चाहती। बाहर राजू सोचता है कि अंदर दोनों कोई झगड़ा कर रही होंगी, इसलिए बात को दूसरी दिशा देने के लिए राजू दादा के सिंहासन पर बैठ जाता है। वो दादा की आवाज में बात करने लगता है। भैरवी सोचती है कि राजू अभिनय कर रहा है, इसलिए वो दादी को फोन मिला देती है। राजू दादी से ठीक से बात ही कर रहा होता है कि अचानक दादा की आवाज में बोलता है। वो कहता है मैं मर चुका हूँ, अमावस्या तक तुम, उसके बाद सब मर जाओगे। ये बातें सुनते भैरवी समेत सब डर जाते हैं।
उधर दादी कंकाजू की मौत की बात सुनकर बेहोश हो जाती है। राजू फिर दादी को फोन करके कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ कर रहा था, तुम बार बार एक ही बात कह रही थी, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। दादा बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी उन्हें तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। दादी से बात करने के बाद राजू सबको कहता है, अब ये सब और नहीं चल सकता, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। क्या कोई भूत भगाने वाले एक्सपर्ट को जानता है? तभी बेसी बताती है, उसकी एक जान पहचान है, उसका नाम डॉक्टर पद्मपाद है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है और पैरानॉर्मल चीजों पर भी काम करता है। उसके मुताबिक आत्माएं हिप्नोटाइज होकर दिमाग के साथ जुड़ी रहती हैं। उसने बहुत से लोगों को ठीक किया है। इसके बाद डॉक्टर पद्मपाद इस महल में प्रवेश करता है। अंदर आने से पहले उसकी नातिन का फोन आता। पाद कहता है कि वो एक काम में बिजी है, काम खत्म करके लौटेगा। पद्मपाद अंदर आकर हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। एक कमरे पर उसकी नजर ज्यादा टिकती है। वो समझ जाता है कि वहां तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो सबको उस कमरे में जाने से मना कर देता है। वो बताता है, कंकाजू को कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं आता था। पूरी दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये हिप्नोटाइज और इल्यूमिनाटी के निशान हैं। कंकाजू लोगों को हिप्नोटाइज करके यहाँ लाता था और तुम सब भी इसी तरह यहाँ फंस गए हो। ये सुनकर राजू पूछता है, तो यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? पद्मपाद कहता है, तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरी दुनिया बनानी हो, फिर अपने विचारों के साथ खेलना हो। डॉक्टर पद्मपाद राजू से कहता है कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरी दुनिया की कल्पना करे। राजू समुंदर के किनारे मोती चुनने की कल्पना करता है। मोती की बात सुनकर बेसी और भैरवी पूछती हैं, किसे दोगे? राजू कहता है, सच में यार, यहां आते ही तुम दोनों लड़ने लगती हो। डॉक्टर पद्मपाद चाय के कप से आवाज निकालकर राजू को उसके सबकॉन्शियस माइंड में उस समुंदर के किनारे ले जाने की कोशिश करता है। राजू वहां पहुंच भी जाता है। वो मोती भी पा लेता है, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है। वो बहुत सारा खून देखता है। खून देखकर वो उसी मना किए गए कमरे में चला जाता है। राजू जब दूसरी तरफ जाने लगता है तो पद्मपाद उसे मना करता है, लेकिन राजू उसकी बात नहीं सुनता। सबकॉन्शियस माइंड में उस कमरे में पहुंचकर राजू देखता है कि कुएं के पास उसका दादा लोगों का गला काट रहा है। यह देखकर वो डर जाता है। वो वापस असल दुनिया में आ जाता है। डॉक्टर को यह सब बताने पर डॉक्टर कहता है, तो फिर उस कमरे में जाकर देखना पड़ेगा। सब लोग मिलकर उस कमरे में जाते हैं। कमरे में सच में एक कुआं होता है। कुएं में पड़ी रस्सी खींचने पर देखते हैं कि उस रस्सी से कई लोगों की लाशें बांधी हुई हैं। किसी का भी सिर नहीं होता। ये देखकर सब लोग डर के मारे कमरे से बाहर निकल आते हैं। कमरे में सिर्फ डॉक्टर पद्मभात रह जाता है। डॉक्टर पद्मभात पूरा कमरा ध्यान से देखने लगता है। तभी कंकाजू की आत्मा आकर पद्मभात से कहती है, मैंने आपको यहां लाया है ताकि आप मेरा सच जान सके, मुझ पर रिसर्च करने के लिए नहीं। पद्मभात कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा। तभी कंकाजू डॉक्टर पद्मभात उसकी नातिन के जरिए हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। शुरुआत में पद्मभात फंसता नहीं, लेकिन बाद में वो भी उस जाल में फंस जाता है। वो नातिन के बीच फंस जाता है। उसे दादी के पैरों की आग बुझाते हुए दिखाई देता है। फिर उसे नर्स की चीखें सुनाई देती हैं। राजू को लगता है कि उसने अपनी दादी को खो दिया है, इसलिए वो भ्रम में कभी अस्पताल में रोने लगता है तो कभी धन संपत्ति वाले कमरे में रोने लगता है। ये देखकर कंकाजू कहता है, ये तो पागल हो गया है। राजू अब सेल्फ हिप्नोटाइज होकर एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। तभी भ्रम के जरिए वो दादी के पास जाता है और कहता है, आज तुम मेरी वजह से मर गई, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। इमोशनल होकर वो ऐसी बातें कहने लगता है। तभी राजू को गंगा राजू की कई बातें याद आती हैं। उसकी दादी कोई आम औरत नहीं है, वो देवनगर साम्राज्य की महारानी है। राजू सेल्फ हिप्नोटाइज होकर एक पैरेलल वर्ल्ड में दादी को देवनगर की महारानी के रूप में कल्पना करने लगता है। दादी फिर राजू को राजा साहब कहकर बुलाती है। राजू दादी से कहता है, एक शैतान तुम्हें परेशान कर रहा है, मैं उसका क्या करूं? दादी कहती है, उसे पूरी तरह खत्म कर दो। इसके बाद राजू पूरी संपत्ति में आग लगा देता है। ये देखकर कंकाजू का सिर चकरा जाता है। वो मगरमच्छ लेकर आता है राजू को मारने के लिए, लेकिन राजू मगरमच्छ से लड़ता है और दादी की बात मानकर मगरमच्छ को ही मार देता है। मगरमच्छ को मरते देख कंकाजू हैरान रह जाता है। फिर वो सैनिकों को भेजता है राजू को मारने के लिए। राजू सैनिकों से लड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सैनिकों को चोट पहुंचाता है, वही चोट उसी को लगने लगती है। ये देखकर कंकाजू कहता है, तू खुद ही खुद को मार रहा है। तभी राजू समझदारी दिखाता है।
वो सैनिकों की मूर्तियों में आग लगा देता है। अब राजू को चोट नहीं लगती, वो सारे सैनिकों को खत्म कर देता है। सारे सैनिक हार जाते हैं। तब कंकाजू रेत के सैलाब से राजू को खत्म करना चाहता है। राजू रेत में डूबने लगता है। तभी दादी कहती है, ये रेत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, राजा साहब उठो और सब कुछ नष्ट कर दो। दादी की बात सुनकर राजू रेत से बाहर निकल आता है। वो महल में आग लगाने लगता है। इससे कंकाजू और भी कमजोर हो जाता है। तभी वो वैरागी को बुलाता है। वैरागी के आने पर कंकाजू कहता है, मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं? वैरागी बताता है, राजू दुख और दर्द को बांट कर लड़ रहा है। इससे वो शायस्ता चक्र के करीब पहुंच रहा है। अगर वो पूरी तरह शायस्ता चक्र में चला गया तो वो इस सृष्टि का हिस्सा बन जाएगा और फिर विधाताओं की इच्छा से तुझे खत्म होना पड़ेगा। ये सुनकर कंकाजू वैरागी से कहता है, मुझे अपने अंदर संभालो और उसे मार डालो। वैरागी कंकाजू में मिल जाता है। फिर वो चालाकी से राजू को कमजोर करने लगता है। वो कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरी दादी मर जाएगी। राजू को दादी की कई बातें याद आ जाती हैं। दादी ने कहा था, अगर उसे दादा नहीं मिला तो वो मर जाएगी। ये सोचते ही राजू को दादी की चिता दिखाई देती है। वो हाथ से आग की लकड़ी गिरा देता है। राजू कमजोर पड़ जाता है। तभी कंकाजू वैरागी के जरिए एक विशाल दैत्य का रूप ले लेता है। वो राजू को हाथ में उठाकर निगलने लगता है। उसी पैरेलल वर्ल्ड से दादी राजू से कहती है, तू देवी दुर्गा का अंश है, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। दादी पूजा करने लगती है। राजू को दिव्य शक्ति मिल जाती है। वो शायस्ता चक्र के संपर्क में आ जाता है। इससे वो सृष्टि का हिस्सा बन जाता है। अब विधाता कंकाजू यानी शैतान का अंत चाहते हैं। इस तरह विशाल दैत्य छोटे राजू से हार जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। दिखाया जाता है कि राजू अपनी दादी और 3 गर्लफ्रेंड्स के साथ मरे हुए दादा की पूजा करने आया है। जब दादी को दादा की तस्वीर दिखाई जाती है तो दादी कहती है, ये कौन है? मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूं। ये कौन मरा है? दादी के दादा को न पहचानने पर राजू बहुत खुश हो जाता है। फिर घर में एक उत्सव रखा जाता है। तीनों गर्लफ्रेंड्स दादी से पूछती हैं, राजा साहब कहाँ हैं? आड़ में खड़ा राजू ये बातें सुन रहा होता है। तीनों से बचने के लिए वो दैवीय शक्ति से एक जगह उड़कर पहुंच जाता है। वहां राजू एक जोकर को देखता है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। ये जोकर कौन है ये पता चलेगा राजा साहब टू सर्कस 1935 में। यानी फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि हम इस जोकर को फिर कभी देख पाएंगे, क्योंकि लगता नहीं प्रभास राजा साहब का सीक्वल करेंगे। हमें तो लगा ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक कार्टून है और जैसे तैसे एक जबरदस्ती की प्रतियोगिता। इसीलिए कई लोग भूत का कॉस्ट्यूम पहने हैं। उदय ने फिर से 3 गर्लफ्रेंड्स रखी हैं। क्या तीनों में से किसी एक को भी ठीक से फ्रेम मिला? और प्रभास की बात क्या करें? क्या कोई यकीन करेगा कि इसी इंसान ने बाहुबली जैसी फिल्म की थी? अगर प्रभास में थोड़ी भी समझदारी है तो वो राजा साहब जैसे कार्टून मारकर फिल्म दोबारा नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है प्रभास ने ये फिल्म क्यों की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतनी देर तक आरजे एक्सप्लेन डैरंग के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।